चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे सेकंड लेक्चर की फॉर द 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 1 इन फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वेंशंस फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो टोटल 8 कन्वेंशंस आपके बुक में दिए हैं। हम एक एक करके उसे पढ़ेंगे और आगे जाके उसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कन्वेंशन से। देखिए, अगर आप कन्वेंशंस फॉर द यूज़ पढ़े तो उसमें जो पहला कन्वेंशंस वो ये है कि यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने कहा आई हैव बॉट 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, आई हैव bought 5 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, तो किलोग्राम वर्ड के बजाय मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, उस किलोग्राम का जो सिंबल है केजी वो यूज़ करना है। सो आई हैव बॉट 5 kgs ऑफ शुगर। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहला कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई और एक एग्जांपल लेना है तो मैं बोल सकता हूँ, लेट्स से कि आई हैव 5 मीटर ऑफ रोप विथ मी, 5 मीटर ऑफ रोप विथ मी। सो अगर मैं 5 मीटर बोलना चाहूँ तो मीटर लिखने के बजाय मैं लिखूंगा 5 मीटर। ठीक है, सो पूरा का पूरा सिंबल का नेम लिखने के बजाय आपको क्या यूज़ करना है, उसका सिंबल यूज़ करना है। दैट इज़ योर फर्स्ट कन्वेंशन। चलिए अब सेकंड कन्वेंशन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड कन्वेंशन क्या कह रहा है कि फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉलर लेटर इवन इफ द नेम इज आफ्टर अ पर्सन। मान लीजिए मुझे बोलना है 13 किलोमीटर्स, तो मैं लिखूंगा 13 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो यूनिट है इसका पूरा नाम लिखते समय आपने स्टार्ट जो किया है उसे करना है स्मॉल लेटर से, तो किलो का के स्मॉल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 15 केल्विन, तो केल्विन भी लिखते समय के का जो सिंबल है वो छोटा, के का जो लेटर है वो छोटा ही रहेगा। सो 15 केल्विन। देखिए, इट डजेंट मैटर कि आपका जो कोई सिंबल है ऐसा यूनिट में वो किसी पर्सन के नेम पर है या वो विदाउट एनी पर्सन नेम है। पर्सन के भी नेम पर है तो भी अगर आप उसे पूरा का पूरा एज अ लेटर लिख रहे हो तो स्मॉल लेटर से ही शुरुआत करनी होगी। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर सिंबल किसी पर्सन के नाम पर है तो फिर आपको उसका जो कैपिटल लेटर है वो यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 50 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो पूरा का पूरा लेटर लिखूँ तो 50 लिखना पड़ेगा न्यूटन। ठीक है, लेकिन अगर सिंबल यूज़ करूँगा तो लिखना पड़ेगा 50 कैपिटल N, दैट इज़ 50 न्यूटन। अगर मैं कहूँ 20 जूल्स ऑफ एनर्जी, सो 20 फिर लिखूँगा जूल। ओके, लेकिन अगर सिंबल यूज़ करना है जूल लेटर के बजाय तो लिखूँगा 20 कैपिटल जे। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड जो कन्वेंशन दिया है हमें वो क्या कहता है, सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एंड नॉट 20 न्यूटन्स और 20 न्यूटन इंटू, यहाँ पर स्मॉल एस दिया है जो प्लूरलिटी को इंडिकेट करता है। समझेंगे। देखिए, अगर मैं कहूँ कि आई हैव बॉट 5 kg ऑफ शुगर, यहाँ पे देखिए जब पहले लिख कर दिया था ना, आई हैव बॉट 5 kg ऑफ शुगर, तो देखिए बोलने में तो हम बोल देते हैं आई हैव बॉट 5 किलोग्राम्स ऑफ शुगर या 5 kgs ऑफ शुगर, लेकिन लिखते समय आपको कैसे लिखना होगा, 5 kg ओनली। यहाँ पर फर्स्ट आप यहाँ पर एस यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसे ध्यान में रखिए। मैं कह सकता हूँ आई हैव 5 मीटर्स ऑफ रोप, जब मैं बोलता हूँ ना तो लिखते समय उसे कैसे लिखना होता है, आई हैव 5 मीटर ऑफ रोप, या फिर आप लिखोगे 5 मीटर ऑफ रोप। 5 मीटर्स नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में यूनिट का सिंबल नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें दिया है फोर्थ कन्वेंशन, क्या बोलते हैं, सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ रिकमेंडेड लेटर। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर पहला सेंटेंस ही अपन फिर से देखते हैं, आई हैव बॉट 5 kg ऑफ शुगर। तो जहाँ पर मैंने kg वर्ड यूज़ किया है ना, ये इसके आगे मैं फुल स्टॉप नहीं दे सकता। ठीक है, ये कन्वेंशन है। तो जब कभी आप कोई सिंबल यूज़ कीजिए ऐसा यूनिट का, तो सिंबल के बाद आप फुल स्टॉप नहीं देंगे। लेकिन क्या हो अगर वो सेंटेंस एंड हो रहा हो सिंबल पे, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ रोप इज 2 मीटर, लेंथ ऑफ रोप इज 2 मीटर। यहाँ पर सेंटेंस एंड हो रहा है तो सिंबल के बाद में ये जो सिंबल है ना 2 मीटर वाला, मीटर का जो सिंबल है उसके बाद में थोड़ी स्पेस देके हम वहाँ पर भले ही
फुल स्टॉप दे सकते हैं। यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप है ना 2 मीटर के बाद वाला, ये इंडिकेट करता है कि आपका जो सेंटेंस है वो वहाँ पर जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन इमीडिएटली मीटर के बाद अगर आप बीच में कहीं सिंबल दोगे तो वैलिड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो फिफ्थ कन्वेंशन है वो क्या बोलता है, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटर्न एज 1 रेशो। फॉर एग्जाम्पल SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर इंटू सेकंड रेस्ट टू द पावर -2 बट नॉट मीटर पर सेकंड सेकंड। क्या कहना चाह रहे हैं वो, देखिए अगर मैं कहूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डिराइव्ड सिंबल डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अगर मैं पूछूँ आपको एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं। तो देखिए वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड और टाइम को लिख सकते हैं फिर से सेकंड। तो ये सिंबल क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। तो ऐसे सिंबल आप नहीं लिखोगे जहाँ पे मल्टीपल न्यूमरेटर मल्टीपल डिनोमिनेटर आते हो, ठीक है, ये वैलिड नहीं है। आपको एक ही न्यूमरेटर और एक ही डिनोमिनेटर में इसे एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है, मतलब एक रेशो, 1 न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर एंड दैट्स इट। तो इसे एक्सेलरेशन के सिंबल को हम कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे तो आप इसे मीटर फिर थोड़ी स्पेस देके सेकंड रेज़ टू द पावर -2 भी लिख सकते हो, लेकिन मीटर पर सेकंड ये जो तरीका है लिखने का ये मात्र गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कन्वेंशन को पढ़ते हैं। अब 6th कन्वेंशन में हमें क्या बोला है, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल फॉर द यूनिट इज अवॉइडेड। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर मैं फिर से वेलोसिटी के एग्जांपल पर आऊँ तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो ये जो यूनिट है मीटर पर सेकंड ये तो वैलिड है, लेकिन अगर आप इसे ऐसा लिखना चाहो कि ऊपर तो लिख रहा हूँ मैं मीटर और नीचे लिख रहा हूँ सेकंड का सिंबल, दिस इज रॉन्ग। या फिर ऊपर लिख रहा हूँ मीटर और नीचे लिख रहा हूँ पूरा सेकंड, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, बात आ रही है समझ में। और अगर देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, हमारे 11th में 7th जो चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें भी हम इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है हीट डिवाइडेड बाय मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर इसका इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को उसके यूनिट के सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो होगा जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। कई जगह जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस भी आएगा, वो भी करेक्ट ही होता है। तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने उसके सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है जूल पर केजी केल्विन। अब ये जो सिंबल है या फिर ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये करेक्ट है, लेकिन अगर मैं इसे लिखूँ, ऊपर लिख रहा हूँ जूल और नीचे लिख रहा हूँ केजी केल्विन, तो दिस इज रॉन्ग। या फिर ऊपर तो जूल का कैपिटल जे सिंबल दे दिया है और नीचे लिख रहा हूँ किलोग्राम इनटू केल्विन, तो ये भी गलत है। आप कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं कर सकते, आपको क्या यूज़ करना है, बस सिंबल्स ही यूज़ करने हैं। यही है मीनिंग इस 6th कन्वेंशन का। आइए बढ़ते हैं अपने 7th कन्वेंशन की ओर। अब 7th कन्वेंशन हमें क्या कहना चाह रहा है, 7th कन्वेंशन कह रहा है अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ द यूनिट। अब प्रीफिक्स सिंबल क्या होता है, देखिए हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू, अगर मीटर में ही लिखना होगा तो ये सिंपली 1 मीटर है, लेकिन 1 मीटर को अगर 1000 से डिवाइड कर दिया जाए दैट इज 10 टू द पावर 3 मीटर, तो इसे लिखा जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। और 10 टू द पावर -3 को अगर रिप्लेस किया जाए तो हमें पता है ये लिखा जाता है 1 मिलीमीटर। यहाँ तक बात आ गई समझ में। क्या किया हमने, 10 टू द पावर -3 को रिप्लेस करके लिख लिया मिली। तो मिली क्या है, मीटर के आगे लगा हुआ एक प्रीफिक्स है। तो यही कहा है उन्होंने, अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ द यूनिट। यूनिट क्या था, मीटर, उसके आगे जो सिंबल लगा है वो है प्रीफिक्स, दैट इज मिली। बाद में वो कहते हैं thus prefix symbol and the unit symbol constitute a new symbol for the unit which can be raised to a positive or negative power of
10। तो ये जो प्रीफिक्स लगने के बाद एक सिंबल बन गया है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मिलीमीटर, तो मिलीमीटर एक नया सिंबल हो गया है, ठीक है, उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए है। और जो प्रीफिक्स है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 10 का पावर। तो 10 का पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, 10 का पावर निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रीफिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि 1 × 10⁻³ मीटर क्या होगा, तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये होगा सर 1 किलोमीटर्स। तो किलो में ये जो k है ना, ये k क्या बता रहा है, k इज अ प्रीफिक्स फॉर 10⁻³ और मिली में हमने देखा था, मीटर के केस में क्या हुआ था, 10⁻³ को मिली रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। तो कोई भी प्रीफिक्स जो है वो 10 के पावर में रेज कर सकते हैं। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो डेटा दिया है ना, इसे आप अच्छे से याद रखिए, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, काफ़ी बार फिजिक्स में ये यूज़ होता रहता है। अगर आप थोड़ा रिवाइज करना चाहे तो समझ लीजिए, अगर मैं 1 सेकंड लिखूँ तो ये हो गया 1 सेकंड, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1 सेकंड को 10⁻³ से डिवाइड करूँ तो आप लिखोगे 1 × 10⁻³ सेकंड, और आप जानते हैं -3 के लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ होता है, मिली, तो ये हो गया 1 मिली सेकंड। फिर आगे चलेंगे, मान लीजिए 1 × 10⁻6 सेकंड है, तो इसे लिखा जाएगा 1 माइक्रो सेकंड। इसी तरीके से आगे दिया है, देखिए 1 नैनो सेकंड का मीनिंग होगा 1 × 10⁻⁹ सेकंड। तो -9 को क्या प्रीफिक्स यूज़ किया है, नैनो। अब आगे उन्होंने क्या बोला है, देखिए यूज ऑफ डबल प्रीफिक्स इज अवॉइडेड, यूज ऑफ डबल प्रीफिक्स इज अवॉइडेड। इसका क्या मतलब है, देख लीजिए, अगर मैं कहूँ कि 1 × 10⁻⁹ मेरे पास मीटर है, 1 × 10⁻⁹ मीटर, तो देखिए 10⁻⁹ जो है इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या बन जाएगा, 1 नैनोमीटर। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब देखिए 10⁻⁻9 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 1 × 10⁻³ × 10⁻6 मीटर, है ना, क्योंकि 10⁻⁹ को अगर हम स्प्लिट कर दे तो 10⁻³ और 10⁻6 तो हो ही सकता है। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अगर आप इसे यूनिट मतलब प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्या 1 × 10⁻³ की जगह मिली और 10⁻6 की जगह माइक्रो और बाद में मीटर, ऐसे नहीं चलता। आप डबल प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ एक ही प्रीफिक्स यूज़ करना है। चाहे तो आप इसे ऐसे लिखो 1 × करेक्ट वे में क्या लिख सकते हो, 1 × 10⁻⁻3, चाहे आप इसको माइक्रोमीटर लिख दीजिए, या फिर 1 × 10⁻6 को ऐसे ही रखिए और -3 को रिप्लेस करिए, तो वो हो जाएगा मिलीमीटर। या फिर आप सिंपली 10⁻³ और -6 को हटा के लिख लीजिए 10⁻⁹ और 10⁻⁹ जो है वो आगे चल के बनेगा आपका नैनो, ठीक है। तो यही सेकंड के लिए है, यही मीटर के लिए है, आगे चल के और भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो वहाँ पर भी ये लगता है, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो डबल प्रीफिक्सेस हमें यूज़ नहीं करने हैं, या आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट कन्वेंशन की ओर। लास्ट कन्वेंशन आपसे कह रहा है स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिट्स। एग्जाम्पल देखिए, वेलोसिटी को हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड, इसी को आप एक ही न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं मीटर × सेकंड इनवर्स, है ना। अब देखिए थोड़ा सा मीटर और सेकंड जो है ना, इसके बीच में थोड़ी गैप होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसमें गैप नहीं रखा और आपने इसको लिख लिया मीटर सेकंड इनवर्स, तो इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है कि ये जो सेकंड के पहले m लगा है ना, ये प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स यहाँ पर m क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है मिली, तो इसका मतलब हो गया मिली सेकंड इनवर्स, तो 1/ms दैट इज मिली सेकंड। ये तो गलत है, वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, और हमें क्या मिला है 1/मिली सेकंड। ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हुआ पता है, क्योंकि हमने मिली, ये जो m है और s है, इसके बीच में क्या नहीं रखा है, स्पेस नहीं रखा है। अगर देखिए स्पेस नहीं रखोगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। चलिए, आपको अगर स्पेस नहीं रखना है तो एक और चीज़ कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, जो मीटर है उसका m वैसे ही रखिए, और सेकंड जो लिख रहे हैं आप उसके पहले एक हाइफन मार्क दे दीजिए। सो दिस इज हाइफन मीटर
सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी पता चल जाता है कि मीटर एक अलग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है और सेकंड अलग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है ना। मीटर लेंथ के लिए और सेकंड टाइम के लिए, और दोनों से मिलकर एक नया यूनिट बना है, दैट इज मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, यही वो अपने 8th कन्वेंशन में हमसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं लेंथ मेजरमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम आगे चलकर पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब देखिए, हम हमारे आम जीवन में लेंथ को इन टर्म्स ऑफ मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर्स के फॉर्म में मेजर करते हैं। कहीं पर आपने देखा होगा किसी चीज़ के बीच का डिस्टेंस बताना है या कोई चीज़ का लेंथ बताना है तो हम उसको फुट में भी मेजर करते हैं, 5 फुट, 6 फुट, है ना, इस तरीके से भी। लेकिन SI यूनिट में लेंथ हमेशा मीटर में ही यूज़ होगा और वही आपका स्टैंडर्ड यूनिट भी है। ठीक है, अब देखिए, कभी अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज मीन बाय 1 मीटर डिस्टेंस, व्हाट इज मीन बाय 1 मीटर डिस्टेंस या 1 मीटर लेंथ का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे भैया 1 मीटर सर तो 100 सेंटीमीटर होता है, या कोई बोल देगा सर 1000 मिलीमीटर मतलब 1 मीटर होता है। ठीक है, बोलने के लिए ठीक है, लेकिन फिर सवाल वही पे आता है कि मिलीमीटर में भी मीटर है, सेंटीमीटर में भी मीटर है, लेकिन 1 मीटर डिस्टेंस माने एग्जैक्टली कितना। ये कुछ ऐसे ही है कि अगर मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर ये आदमी है, ठीक है, और इस आदमी की हाइट है 7 पोका टोका। क्या है? 7 पोका टोका। अब आप पूछोगे ना सर ये 7 पोका टोका तो समझ में आ गया, लेकिन एक पोका टोका मतलब कितना। अगर मुझे एक पोका टोका पता है तो मैं बता सकता हूँ ना कि 7 पोका टोका मतलब कितना होगा। तो उसी तरीके से है कि 1 मीटर तो ठीक है हम यूज़ तो करते हैं, बट कितने डिस्टेंस को 1 मीटर कहा जाएगा, है ना। तो देखिए 1960 में क्या हुआ, क्रिप्टॉन जो एटम है, हम याद है इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं ना, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन वगैरह। तो जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का एक एटम जब ऑरेंज रेड कलर की लाइट इमिट करता है, क्या करता है, ऑरेंज रेड कलर की लाइट इमिट करता है। 10 तक तो हमने समझा था कि लाइट क्या है, एक रे है, लेकिन 11th खास करके 12th में जो आपका चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, उसमें आप पढ़ोगे कि लाइट क्या होती है, एक वेव होती है। ठीक है, और उससे भी आगे जाकर आप पढ़ोगे कि लाइट वेव तो होती है, साथ में वो पार्टिकल भी होती है, मतलब उसका ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल भी और वेव भी। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि अगर क्रिप्टॉन एटम ऑरेंज रेड कलर की लाइट इमिट कर रहा है तो मतलब वो ऑरेंज रेड कलर की लाइट की एक वेव इमिट कर रहा है। अब जब वो इस तरीके की कोई वेव इमिट करेगा ऑरेंज रेड कलर के लाइट की, तो उस पर्टिकुलर वेव की जो वेवलेंथ होगी, ठीक है, उस वेवलेंथ को ही कहेंगे हम 1 मीटर। अब देखिए वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट, 2 सक्सेसिव ट्रफ। हमने तो ऐसी ही सिंपल डेफिनेशन बनाई है। तो यहाँ पर देखिए 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ के बीच में की जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहेंगे, और क्रिप्टॉन एटम द्वारा जो ऑरेंज रेड कलर का लाइट इमिट होगा उस लाइट की जो वेवलेंथ है उसे स्टैंडर्ड 1 मीटर कहा जाएगा। ये कब डिसाइड हुआ? 1960 में। लेकिन फिर उसके आगे जाके और प्रिसाइज डेफिनेशन बनी। देखिए साइंटिस्ट ने क्या किया था, वैक्यूम में लाइट की स्पीड को मेजर कर लिया था। ठीक है, अब उसके अलॉन्ग उन्होंने क्या कहा कि मीटर की एक नई डेफिनेशन बनाते। क्या डेफिनेशन बनाई उन्होंने? 1 मीटर डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो लाइट 1/299792458 सेकेंड में कवर करेगी। ठीक है, देखिए बात को समझिए क्या है। अगर मैं 1 सेकंड को डिवाइड कर दूँ किससे? 299792458 से, तो इतना एक छोटा सा, 1 सेकंड का इतना छोटा सा जो हिस्सा है, इसमें लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम कहेंगे 1 मीटर। आ गई बात समझ में? मीटर। ठीक है, अब आगे चल के हम बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो है पैरेलैक्स मेथड। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, समझेंगे थोड़ा सा कि ये पैरेलैक्स होता क्या है। देखिए अगर मान लीजिए कोई एक मेरे पास ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज सम ऑब्जेक्ट, ओके। इस ऑब्जेक्ट को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो मेरी एक आंख मान लीजिए इस साइड है और दूसरी आंख इधर है। ठीक है, अब देखिए दोनों आंखों से मैं देखूँ तो मुझे बीच में कहीं तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये लेफ्ट आई है और ये राइट आई है, तो देखिए किसी भी कारण अगर मैं अपनी लेफ्ट आई को बंद कर लूँ,
ओके। अगर इस आई को बंद कर लेता हूँ, मान लीजिए ये बंद है, तो मुझे सिर्फ राइट आई से वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ओ, ठीक है, वो दिखाई देगा। तो मैं कह सकता हूँ कि फिलहाल जो ऑब्जेक्ट ओ है वो राइट आई के लेफ्ट में है ना। अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है। वही अगर ऐसे कर लूँ कि ये पर्टिकुलर लेफ्ट आई जो है इसे मैं ओपन रखता हूँ, ठीक है, लेफ्ट आई को ओपन रख रहा हूँ और अब राइट आई को क्लोज कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट ओ है ना वो मुझे राइट साइड में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। देखिए ऑब्जेक्ट की तो पोजीशन नहीं चेंज हुई है, वो तो बीच में ही है, लेकिन हुआ क्या है, लेफ्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट अब राइट में चला गया जब मैंने क्या किया, राइट आई को बंद कर लिया। और अगर लेफ्ट आई को मैं बंद करता हूँ और राइट आई को शुरू रखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे लिए अब ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया है, लेफ्ट साइड चला गया है। देखिए ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, ऑब्जेक्ट तो उसी जगह पे है। पोजीशन किसकी चेंज हुई है, ऑब्जर्वर की। किसकी चेंज हुई है, ऑब्जर्वर की। देखिए अच्छे से समझ लीजिए, जब कभी ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज करता है ना तो हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट ने भी अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। इसी फिनोमिना को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स मेथड। देखो थोड़ा सा आराम से समझेंगे। पैरेलैक्स की अगर आपको डेफिनेशन बनानी है तो आप क्या बोलोगे, द अपरेंट चेंज in the position of an object with respect to change in the position of observer। ठीक है, अपेरेंट चेंज। अपेरेंट का मतलब क्या है, अपेरेंट मतलब जो मुझे प्रतीत होता है, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ। जैसे इस केस में देखिए लेफ्ट आई बंद हो गई तो राइट आई से लगता था कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ है, और लेफ्ट आई अगर चालू है राइट आई बंद है तो ऑब्जेक्ट को क्या लगता है, वो राइट साइड शिफ्ट हुआ है, हालांकि ऑब्जेक्ट तो उसी जगह है ना। सो बस ऑब्जर्वर अगर अपना पोजीशन चेंज कर ले तो हमें फील होता है कि ऑब्जेक्ट ने जो अपनी पोजीशन चेंज की वो फील होना ही कहलाता है अपेरेंट। सो अपेरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to change in the position of observer is known as पैरालैक्स। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आगे हमने एक मेथड डेवलप किया है जिसे कहते हैं पैरालैक्स मेथड। और इस पैरालैक्स मेथड के साथ हम लार्ज डिस्टेंसेस भी मेजर कर सकते हैं, चाहे वो बिटवीन डिफरेंट गैलेक्सीज हो, चाहे वो बिटवीन डिफरेंट स्टार्स हो, चाहे वो बिटवीन डिफरेंट प्लैनेट्स हो, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके कई एप्लीकेशंस हैं, आगे चलकर एक एक समझते हैं। अब पैरेलैक्स मेथड का ये जो फिनोमिना है उसे एक्चुअल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कैसे यूज़ किया जाता है इसे समझेंगे। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मेरे पास ये ना एक ऑब्जेक्ट था, है ना, और दो ऑब्जर्वर की अपनी अपनी पोजीशन थी। इसे ही थोड़ा सा कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये है उसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट पॉइंट पी। दो जो ऑब्जर्वर है वो एक ऑब्जर्वर मैं लिख रहा हूँ E1 और दूसरा ऑब्जर्वर लिख रहा हूँ E2। ठीक है, अब देखिए E1 से लेकर P का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस E2 से लेकर P का होगा, बराबर है। ठीक है, अब E1 और E2 के बीच में अपना कुछ एक डिस्टेंस है। मैं क्या करता हूँ, इन सभी डिस्टेंस को मार्क कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ मान लीजिए E1 और P के डिस्टेंस को मैं D बोल रहा हूँ और E1 और E2 के जो डिस्टेंस है उसे बोल रहा हूँ स्मॉल d। चलेगा। अब देखिए E1 E2 इन्होंने P के साथ कोई एंगल सबटेंड किया है। ठीक है, अब ये जो एंगल है इसे मैं लिख रहा हूँ मान लीजिए थीटा। चलेगा। अब ये एक तरीके से ट्रायंगल हो गया है। थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ये जो E1 और E2 है ये किसी सर्कल के आर्क पर है जिसका सेंटर है पॉइंट P। ठीक है, चलो करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या किया है, E1 और E2 को एक आर्क पर कंसिडर किया है। इसका कलर बदल देता हूँ मैं, ठीक है, ब्लू कलर कर दिया। अब ये जो E1 और E2 पॉइंट है वो एक आर्क पर रिस्पेक्टिव अपने डिस्टेंस पर है, जिनमें से अगर स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर किया जाए तो स्ट्रेट डिस्टेंस है B और आर्क डिस्टेंस थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन होता क्या है, जब हम P को थोड़ा और दूर लेके जाएंगे, मतलब
मैं कोई ऐसा ये बना रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ जहाँ से सेंटर काफ़ी दूर है, तो ऐसे केस में दोनों पॉइंट आर्क के अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किए जा सकते हैं, है ना। बस उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लो तो देखिए सेंटर से ये E1 पॉइंट ले लिया मान लीजिए मैंने, और मेरे पास दूसरा पॉइंट E2 है जो P से ज्वाइन कर लिया है, तो E1 और E2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट मुझे क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो यहाँ पर भी E1 और E2 के बीच में जो हमने B डिस्टेंस लिया था उसे स्ट्रेट लाइन ना मानते हुए हम क्या मानेंगे, E1 और E2 के बीच में जो आर्क लेंथ है ना वो आर्क लेंथ ही है B। अगर ऐसा हुआ सो P और E1 के बीच का डिस्टेंस, P और E2 के बीच का डिस्टेंस और P से लेके इस लाइन के मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो तीनों भी हम सेम ही कंसिडर कर सकते हैं। इन रियलिटी वो थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ किलोमीटर में अगर एक 2-4 किलोमीटर का डिफरेंस आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कहूँ कि एक स्टार दूसरे स्टार से 50 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है, भाई अगर ऐसा है तो उसमें अगर मान ले कि 1-2 किलोमीटर इधर उधर हो भी जाए तो कोई खास फर्क तो पड़ता नहीं है। बस उसी के लिए हम इस पैरेलैक्स मेथड में जो E1 और E2 के डिस्टेंस की बात कर रहे थे ना, स्ट्रेट डिस्टेंस को ही हम क्या कह लेंगे, एक आर्क डिस्टेंस कह लेंगे, ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। अब होता क्या है, अगर मैं इसको इस तरीके से मार्क कर लूँ, पॉइंट P, पॉइंट E1 और पॉइंट E2, और इनके बीच में ड्रॉ कर लूँ एक आर्क, ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन एंगल का फॉर्मूला यूज हो सकता है। क्या होता है प्लेन एंगल का फॉर्मूला, थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो B डिस्टेंस था बिटवीन E1 एंड E2 वही मेरे क्या है, आर्क लेंथ है, तो मैं उसे लिखूंगा आर्क लेंथ B डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है, पॉइंट P से लेके E1 का जो डिस्टेंस है या फिर पॉइंट P से लेके E2 का जो डिस्टेंस है विच इज एक्चुअली एक्ट्स एज अ रेडियस, तो D क्या हो गया, रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू B अपॉन D। B इज योर आर्क लेंथ, D इज योर रेडियस। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम आगे पैरेलैक्स मेथड में कैलकुलेशंस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पैरेलैक्स मेथड का जो पहला एप्लीकेशन है वो है टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार। देख लेते हैं कैसे आता है। देखिए मान लीजिए मेरे पास ऐसी अर्थ है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये अर्थ है, ठीक है, और कोई एक स्टार है वहाँ पर ऊपर, है ना। अब क्या होगा, अर्थ के एक पॉइंट से मान लीजिए ये डायमेट्रिकली वन पॉइंट है और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट दूसरा है, तो पहले पॉइंट को E1 मार्क कर रहा हूँ, दूसरे पॉइंट को E2 मार्क कर रहा हूँ। अब आपका जो ऑब्जर्वर है वो E1 पॉइंट से S की तरफ देख रहा है। जब वो टेलीस्कोप से वगैरह E1 से S को देखेगा तो उसे जो स्टार है वो पर्टिकुलर स्टार अपने राइट में दिखाई देगा। ठीक है, अगर वही ऑब्जर्वर E2 पोजीशन पर जाए और उस स्टार को देखे तो वो स्टार अब उसे कौन से साइड में शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, राइट। अब देखिए स्टार ने तो अपनी पोजीशन नहीं चेंज की है, वो तो जिस जगह पे था उसी जगह पे है, लेकिन ऑब्जर्वर ने अपनी पोजीशन चेंज की। एक बार वो अर्थ के लेफ्ट साइड में गया तो दूसरी बार अर्थ के राइट साइड में गया। अगर हम अर्थ के इन पोजीशंस का फ़ायदा उठाए तो हम क्या कर सकते हैं, E1 S और E2, ये जो E1 है S और E2 इनके बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए इनके बीच का एंगल है थीटा, कितना एंगल है, थीटा। अगर हमारे पास थीटा प्रेजेंट है तो हमें अर्थ की जो डायमीटर है वो पता है, अर्थ की डायमीटर कितनी होगी, इसको मैं B से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टार के बीच में, ये जो स्टार है और अर्थ के जो पॉइंट्स है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो देखिए E1 और S के बीच का जो डिस्टेंस है, S और E1 के बीच का डिस्टेंस, उसे मैं कैपिटल D मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से ये जो सन है और E2 है इसका भी डिस्टेंस कैपिटल D हो गया, और इसी सन या फिर जो भी स्टार है वहाँ से लेकर अर्थ के जो मिडल पॉइंट है इसके भी डिस्टेंस को हम क्या मार्क कर सकते हैं, कैपिटल D मार्क कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने E1 और E2 को क्या माना है, एक आर्क
के ऊपर रखे हुए 2 पॉइंट्स माने हैं। याद है आपको पैरेलैक्स मेथड में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि E1 और E2 एक बहुत बड़े सर्कल का पार्ट है, बहुत बड़े सर्कल के सरकमफ्रेंस का पार्ट है। और आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा अगर सरकमफ्रेंस है तो उसके दो जो करीबी पॉइंट्स होते हैं उनके बीच की एक स्ट्रेट लाइन आर्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैरेलैक्स मेथड में प्लेन एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, प्लेन एंगल दैट इज थीटा विच इज इक्वल टू आर्क लेंथ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, बी जो है ये आर्क का पार्ट है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय रेडियस। अब ये देखिए रेडियस क्या है यहाँ पर, सो E1 और E2 जिस आर्क का पार्ट है या फिर E1 और E2 जो आर्क है वो जिस सर्कल के सरकमफ्रेंस का पार्ट है उसका सेंटर क्या होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट जिसे हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो स्टार है या कोई सन है मान लीजिए, तो सन से लेकर तो ऑब्जर्वर तक का जो भी डिस्टेंस है वही क्या हो जाएगा, फिर रेडियस हो जाएगा। आप समझ रहे, ठीक है, वही रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रेडियस के लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डी। तो डी ये भी बताता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ या फिर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड स्टार, या फिर यहाँ हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी। और यहाँ पे देखिए ये जो थीटा है उसका यूनिट होगा रेडियन। क्या यूनिट होगा, रेडियन। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए दूसरा एप्लीकेशन है टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स। ठीक है, चलिए अब हम कंसिडर कर लेते हैं मेरे पास एक स्टार है, ये है मेरा सन, दिस इज माय सन। और सन से कहीं बहुत ज़्यादा दूर एक दूसरा स्टार है, मान लीजिए ये स्टार है S1। ओके, अब मुझे सन से लेकर तो S1 तक की डिस्टेंस को मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पर भी पैरेलैक्स का यूज़ होता है। यहाँ पर पैरेलैक्स कैसे यूज़ होता है, देखिए हमें पता है कि सन जो है उसके अराउंड अर्थ का क्या होता है, रोटेशन होते रहता है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर मंथ में जो अर्थ है वो इस पॉइंट पे ठहरी है, ठहरी मतलब उस पॉइंट के करीब वो अब रोटेट कर रही है। अब इस पॉइंट को मैं E1 मार्क कर रहा हूँ और यहाँ से करीब करीब 4-6 महीनों के बाद अर्थ जो है वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आ जाएगी ऑर्बिट के। इस पोजीशन को कहूँगा मैं E2। ठीक है, जब E1 से स्टार S1 को देखा जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और जब E2 से स्टार S1 को देखा जाएगा तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो हम बोल सकते हैं कि E1 के लिए स्टार नीचे की तरफ झुका हुआ है और E2 के लिए स्टार ऊपर की तरफ से झुका हुआ है। कौन सा स्टार, ये S1 स्टार। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग पोजीशन पर शिफ्ट होने के कारण हमें ऑब्जेक्ट भी अलग अलग पोजीशन पर शिफ्ट हुआ है ऐसे दिखाई दे रहा है। अब इसी फिनोमिना को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, E1 और E2 ने यहाँ पर E1 और E2 ने S1 के साथ जो एंगल सबटेंड किया है उस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ योर एंगल थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब ये जो थीटा है इसे कहा जाएगा पैरेलैक्स एंगल। क्या कहा जाएगा, पैरेलैक्स एंगल। और इस पैरेलैक्स एंगल का फॉर्मूला प्लेन एंगल का ही फॉर्मूला होता है। लेट्स से अब मेरे पास जो ऑब्जर्वर पोजीशन है E1 से स्टार S1 का जो डिस्टेंस है उसे मैं D मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये D हो गया। E1 और E2 के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं ना, इसे हम कहेंगे आर्क ऑफ अ सर्कल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय B। ओके, अब देखिए B को यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो हमें पता है E1 देन दैट इज अर्थ का एक पोजीशन, और सन, ये जो सन है इनके बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहा जाता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स। ठीक है, याद रखेंगे आप, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो अगर मान लीजिए सन और अर्थ की पहली पोजीशन के बीच में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है,
तो सन और अर्थ की जो दूसरी पोजीशन है ये वाली, इनके बीच में भी डिस्टेंस कितना होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है कि नहीं। सो ये हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई रे, बी की वैल्यू हो गई सर 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्लस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यह इस ट्रायंगल में जो मैंने यहाँ पर बना के दिखाया है पैरेलक्स एंगल के लिए, तो हम कह सकते हैं कि एज पर पैरेलक्स एंगल थीटा विच इज इन टर्म्स ऑफ रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितना है, बी, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैट अर्थ एंड सन वुड, अर्थ एंड दैट पर्टिकुलर स्टार। ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दैट पर्टिकुलर स्टार, इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, इट मीन्स डी इज ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द गिवन स्टार। ठीक है, सो उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से। सो थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी। देखिए यहाँ पर जो थीटा दिया है वो रेडियन में है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए। देखिए यहाँ पर जो थीटा दिया है वो रेडियन में है, क्योंकि प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। चलेगा, चलिए आगे हम क्या करेंगे, थर्ड एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। अब थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट। टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट। कैसे मेजर करेंगे डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट, मान लीजिए कोई एक ऐसा प्लैनेट है, चलिए ये मेरा कोई प्लैनेट है। अब मैं इस प्लैनेट को अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मेरा अर्थ है, ठीक है, अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एक डायमेट्रिकल पॉइंट है राइट या लेफ्ट का, तो लेफ्ट के डायमेट्रल पॉइंट को अपने अर्थ से मार्क कर लूँगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, राइट का जो डायमेट्रिकल एंड है ना, एंड पॉइंट, उसको भी मार्क कर लूँगा। और अब मुझे पता चल जाएगा कि अर्थ से अगर मान लीजिए मैं टेलीस्कोप से इनको मेजर कर रहा हूँ, तो एक बार टेलीस्कोप लेफ्ट की तरफ मार्क करेगा, एक बार टेलीस्कोप राइट की तरफ मार्क करेगा। तो टेलीस्कोप के दोनों पोजीशन के बीच का थीटा तो मैं जानता हूँ, है ना, यहाँ पर हो गया थीटा। अब थोड़ा सा आगे चल के समझेंगे, अगर मेरे पास थीटा है और ये एल और आर पोजीशन पे डायमेट्रिकल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को मैं देखूँ, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इस डिस्टेंस को हम एक बड़े से सर्कल का आर्क भी मान सकते हैं। कौन सा डिस्टेंस, एल और आर, मतलब ये डायमीटर है, डायमीटर एक आर्क है किसका, एक बड़े से सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। अब देखिए बी मेरे पास है, मैं कहूँ कि अर्थ से जो ये पर्टिकुलर प्लैनेट है उसका डिस्टेंस अगर मुझे पता है, तो मतलब इसका मतलब है मुझे डी पता है और बी मुझे ढूंढना है। मान लीजिए उस पर्टिकुलर प्लैनेट के डायमीटर को मुझे ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से अपना प्लेन एंगल वाला फॉर्मूला जो पैरेलक्स के लिए यूज़ हो रहा है, क्या फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू बी बाय डी। और यहाँ पर किसे ढूंढना है मुझे, डायमीटर ऑफ प्लैनेट। सो बी इज इक्वल टू थीटा इंटू डी। यहाँ पर फिर से एक बात याद रखिए, हमने जो थीटा यूज़ किया है वो किसके टर्म्स में है, रेडियन के टर्म्स में है, ठीक है। सो इस तरीके से आप तीन अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट में हमने क्या देखा था, टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अ स्टार। यहाँ पर भी प्लेन एंगल का फॉर्मूला होगा, वेयर थीटा इज इक्वल टू बी बाय डी। अगर मैं बोलूँ आपको मुझे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार निकालना है, तो मुझे कैपिटल डी निकालना है। सो डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। थीटा फिर भी किस यूनिट में है, रेडियन में है। सेकंड एप्लीकेशन हमने देखा था कि टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स। अब टू स्टार्स का डिस्टेंस है जो मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कैपिटल डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। फिर से थीटा किस में है, रेडियन में है। और थर्ड जो हमने एप्लीकेशन देखा है वो क्या बता रहा है कि टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट। तो कोई भी अगर मेरे पास प्लैनेट है जो अर्थ से सर्टेन डिस्टेंस पर है, प्लैनेट और अर्थ के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस पता है, तो बाय जस्ट कैलकुलेटिंग द पैरेलक्स एंगल आई कैन सिंपली कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, डायमीटर ऑफ प्लैनेट यूजिंग द सेम फॉर्मूला। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप पैरेलक्स मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आपको तीन वैल्यूज़ है, एक तो एंगल है, दूसरा है आर्क लेंथ और तीसरा है डिस्टेंस। तीनों में से एक अननोन वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। दूसरी चीज़ याद रखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट है, ठीक है, जहाँ से मुझे किसी स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है। अब ये जो स्टार है इसे मैं S1 कह रहा हूँ और ये जो पोजीशन है E1 एंड E2। अब यहाँ पर देखिए S1 के साथ E1 और E2 ने जो एंगल बनाया है वो लिख रहा हूँ मैं थीटा, थीटा 1 लिख लीजिए। अब यही स्टार अगर बहुत पास आ जाता है तो क्या हो जाता है, क्या एंगल बढ़ रहा है मेरा, यस, एंगल गोज ऑन इंक्रीजिंग।
तो देखिए पैरेलैक्स एंगल बढ़ता है जब कोई स्टार काफ़ी करीब हो, और पैरेलैक्स एंगल छोटा छोटा होते जाएगा जब कोई स्टार काफ़ी दूर हो। यही अगर स्टार S1 को मैं यहाँ लेकर आ जाऊँ बहुत दूर, तो देखिए कितना छोटा एंगल हो जाएगा कि नहीं, है ना। सो याद रखने वाली बात है, अगर स्टार बहुत दूर है तो पैरेलैक्स एंगल छोटा, और स्टार अगर काफ़ी करीब है तो पैरेलैक्स एंगल बड़ा। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, अगर मान लीजिए आपको थीटा रेडियन में नहीं दिया है कैलकुलेशन करने के लिए, और थीटा दिया है डिग्री में, तो डिग्री टू रेडियन कैसे करते हैं, कल मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि डिग्री टू रेडियन कैसे किया जाता है। थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री, उसको रेडियन में करना है तो डिग्री को मल्टीप्लाई कीजिए π/180 से। अगर थीटा रेडियन में है और उसे मुझे क्या करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन मल्टीप्लाई बाय 180/π। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास जो थीटा है वो है दिया इन टर्म्स ऑफ डिग्री, और मुझे उसको इन टर्म्स ऑफ मिनट कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है आपको, थीटा को डिग्री के फॉर्म में लेकर उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका जो आंसर मिलेगा वो आपको मिनट्स में मिलेगा। अगर मेरे पास थीटा डिग्री में है और मुझे उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप थीटा को डिग्री में लिखिए, फिर 60 × 60 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर पहले 60 से करोगे तो वो हो जाएगा मिनट, और फिर एक बार 60 से करोगे तो वो हो जाएगा सेकंड, तो आपका थीटा आ जाएगा सेकंड्स में। कभी अगर ऐसा रहा कि आपको कोई थीटा दिया है वो रेडियन में है और आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, देखिए सेकंड्स को आर्क सेक भी कहा जाता है, आर्क सेक मतलब सेकंड ऑफ एन आर्क। तो अगर मान लीजिए आपको दिया है जो थीटा वो दिया है रेडियन के टर्म में और मुझे करना है सेकंड्स में, तो कैसे किया जाएगा, पहले हमें रेडियन को करना होगा डिग्री में। कैसे करते हैं, गिवन थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय, अब मिनट में कैसे करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा थीटा मिनट में हो जाएगा, और उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा थीटा जो हो जाएगा वो आपका 60 मतलब इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें इसकी हेल्प होने वाली है।